हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस पे। आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखें, चाहे मेंस का देखें, चाहे आप इंटरव्यू फेज के अंदर हो, तो आपके लिए जो करंट अफेयर्स हैं न्यूज़पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रीड करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा करंट अफेयर को जो रीड करने का और भी तरीके होते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक, क्योंकि एवरी करंट अफेयर जैसे पॉलिटी का कोई करंट अफेयर है वो स्टैटिक के साथ में इंटरलिंक होता है। तो हमको फ्रेंड्स जो करंट अफेयर का जो रीड करने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए, हमको उसी टाइप से रीड करना चाहिए। और बेसिकली अगर हम साइंस, इन्वायरमेंट, इन सब के करंट अफेयर से रिलेटेड बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कंटिन्यू जो 10 to 12 क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड होते हैं करंट अफेयर पे या कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे। 1 and 2 ईयर के अंदर जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर में। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। साइंस से रिलेटेड यहाँ पे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हमारा एनुअली निकाला जाता है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एफएसएसआई के द्वारा बेसिकली ये इंडेक्स है जिसको पब्लिश किया जाता है फ्रेंड्स। इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है। ये जो अभी जो इंडेक्स को जो पब्लिश किया गया ये इसका 4th एडिशन था फ्रेंड्स। बेसिकली जो इंडेक्स है वो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो हमारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, इनको बेसिकली रैंकिंग के अकॉर्डिंग रैंक करता है। मतलब कि कौन से स्टेट के अंदर में फूड सेफ्टी से रिलेटेड अच्छा स्टैंडर्ड है, उन सब से टॉपिक से रिलेटेड ये रैंकिंग करता है। अगर हम बात करें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंडेक्स की तो एनुअली इसको फ्रेंड्स पब्लिश किया जाता है। सिंस 2018-19 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। एनकरेज करता है स्टेट्स को, यूटीज़ को कि वो इम्प्रूव करें खुद की परफॉर्मेंस, खुद का जो वर्क है टुवार्ड्स प्रॉपर फूड सेफ्टी एंड इकोसिस्टम के लिए। और फ्रेंड्स, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फूड जो है वो अगर आपका वो कम्प्लीटली क्लीन है, आप हाइजीनिक फूड अगर खा रहे हो तो आपका जो हेल्थ का है जो इम्प्रूवमेंट होगा। इंडिया के अंदर जैसे न्यूट्रिशनल की जो प्रॉब्लम है उसके पीछे जो फूड सेफ्टी का भी एक काफ़ी इशू है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि स्टेट्स में जिन कैटेगरी में जिन स्टेट्स ने टॉप किया है उसमें तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे बेसिकली जो फूड का जो सेफ्टी में काफ़ी स्टैंडर्ड रखा गया है। इसके अलावा गोवा, मणिपुर और सिक्किम ने जो स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किया है, गोवा ने टॉप किया है फ्रेंड्स स्मॉलर स्टेट्स में। और अगर हम बात करें यूटीज़ में तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसने काफ़ी उसने टॉप किया है यूटीज़ में। फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके पैरामीटर्स की कौन से पैरामीटर्स के ऊपर ये मैपिंग की जाती है, एक रैंकिंग दी जाती है स्टेट्स को, यूटीज़ को एंड स्मॉलर स्टेट्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो कंज्यूमर का एम्पावरमेंट। इस जो पैरामीटर को 20% वेटेज दिया गया है कि कंज्यूमर का कितना एम्पावरमेंट है, कितना सेफ्टी पे ऊपर कंज्यूमर का ध्यान रखा जाता है या कंज्यूमर उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होता है, तो उस चीज़ को दिया गया है 20%। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का 10% है। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस के यहाँ पे जो लैब है उनका कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो उन सब जो नेशनल स्टैंडर्ड कुछ लैब्स हैं उनके रिलेटेड ये बात है कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो लैब्स हैं, जो सर्विलेंस सिस्टम है, उसके ऊपर भी बेसिकली यहाँ पे 20% वेटेज है उसका भी। कंप्लाइंस रूल्स के लिए कितने कंप्लाइंस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल डाटा को 20% और कंप्लाइंस को 30%। तो इस टाइप से ये कुछ पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स जिनके ऊपर इस बेसिकली इंडेक्स को वेटेज किया जाता है। ये इसके कुछ पैरामीटर के ऊपर स्टेट्स को मैप किया जाता है, रैंक दी जाती है कि इन पैरामीटर्स में कौन सा स्टेट है जो अच्छा टॉप कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि हमारे जो फूड सेफ्टी है उसके अंदर बेसिकली हम चैलेंजेस की बात करें तो हमारे जो हमने बेसिकली बात किया कि जो फूड सेफ्टी जो टेस्टिंग लैब को 20% दिया गया है, तो टेस्टिंग लैब्स का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है फ्रेंड्स। इनएफिशिएंट हमारी फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, इनएफिशिएंट हैं। वो हमारा शो करता है कि जो लैब्स की जो जितनी संख्या यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतनी संख्या नहीं है। बेसिकली संख्या है, अगर नंबर्स अच्छे हैं लैब्स के तो उसमें जो क्वालिटी जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड क्लाइमेट की क्राइसिस जो एक कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स
जो अनप्रेसिडेंटेड जो वेदर के इवेंट्स हो जाते हैं वो, तो उसकी वजह से जो फूड का जो वेस्टेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इसके अलावा जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी इफेक्ट गिरता है फ्रेंड्स इस चीज़ इन वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नई नई जो वेरिएंट कंटिन्यू एवरी ईयर जो डेवलप हो रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो डेवलप हो रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है फूड सेफ्टी के लिए, एक चैलेंज है। इसके अलावा कंज्यूमर का प्रेफरेंस, जो हैबिट्स, जो कंज्यूमर का जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, वो भी एक रीज़न है। और बर्डन ऑफ पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल फॉर इंडिया टू प्रोवाइड द फूड सेफ फूड टू द सिटीजन्स, क्योंकि पॉपुलेशन की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे। अभी रिसेंटली जो पॉपुलेशन रिपोर्ट आई उसने शो किया है कि इंडिया का जल्द ही चाइना को टेक ओवर कर लेगा। एंड हम बात करें कि फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं वो बेसिकली इनएफिशिएंट हो रहे हैं, उनके भी कुछ लैकिंग्स हैं कि बेसिकली हम कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसको सेफ फूड प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करना चाहिए, सैनिटेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बढ़ावा देना चाहिए, फूड इरेडिकेशन मतलब कि उसकी सेफ्टी हो, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो, जिससे उसको कि प्रॉपर वे में कंज्यूम किया जा सके। तो फ्रेंड्स इन सब स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है फूड सेफ्टी के लिए। अगर हम बात करें कि अभी जो इंडेक्स है स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स है ये बेसिकली फ्रेंड्स जो रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये इंस्टीट्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो FSSAI के द्वारा बेसिकली ये इंडेक्स है जिसको रिलीज किया जाता है। हम अगर FSSAI की बात करें फ्रेंड्स, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो 2006 का एक एक्ट है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसके थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट में आया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है फ्रेंड्स। ये मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए मिनिस्ट्री। इसके अलावा मेन फंक्शन की बात करें कि रेगुलेशंस को बनाता है, गाइडलाइंस को रिलीज करता है, डाटाज को कलेक्ट करता है, कोई भी डाटा है फूड सेफ्टी से लिए, फूड स्टैंडर्ड के लिए, फूड का कोई हैबिट है। इसके अलावा साइंटिफिक गाइडलाइंस को रिलीज करता है फॉर सेफ्टी ऑफ द फूड, कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड के लिए। कैंपेन भी खूब सारे चला रखे हैं FSSAI के द्वारा, जिसमें हम सबसे पहले बात करें कि ईट राइट इंडिया कैंपेन है, जो बेसिकली सही भोजन होगा तो बेहतर जीवन होगा, गुड फूड इज इक्वल टू द प्रोस्परस लाइफ, और लाइफ का जो प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक भोग है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, जैसे हम रिलीजियस वे में जब हाइजीनिक फूड है वो भगवान को ऑफर करते हैं, तो भोग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से सभी लोग जो हाइजीनिक फूड हैं उसको खाना खाएं, और जिससे जो फूड सेफ्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हों, जो भी प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू इंडिया में जो पॉपुलेशन फेस कर रही है। इसके अलावा बात करें कि फूड सेफ्टी फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। अगर हम देखते हैं कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूरिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन जो हमारे कंट्री की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिसके लिए पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो हमें इन प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया ने बेसिकली ये प्रोग्राम जो लॉन्च किए हैं ये कंटिन्यू इंटरलिंक हैं ये सब्जेक्ट। जैसे हम बात करें कि फूड सेफ्टी का जो सब्जेक्ट है, हेल्थ का, अंडर न्यूरिशमेंट का, ये कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंक हैं, और इंटरलिंक हैं तो इसलिए अगर एक के अंदर भी अगर लैकेज होगा, कुछ एक के अंदर भी कुछ सेफ्टी यानी स्टैंडर्ड का अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसका इफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर भी आने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, दूसरी हम एनीमिया की जो प्रॉब्लम है जो महिलाओं के अंदर, वुमेन्स के अंदर में, दूसरा उसका जो उनका जो अंडरवेट है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में हमें बेसिकली पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट द प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, स्पेस इनिशिएटिव्स हैं, जिनमें कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीज हुआ है उससे रिलेटेड है। अभी जो बेसिकली जो इन स्पेस का जो एक प्रोग्राम था अहमदाबाद के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस बात पे बोल रहे थे कि जो स्पेस इनिशिएटिव्स हैं, स्पेस प्रोग्राम्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बेसिकली कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी। तो हम देखें कि फ्रेंड्स
जो स्पेस सेक्टर है वो ओपन है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, उनका हायर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स को देखें, कुछ सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स को देखें, तो इसमें हैदराबाद में एक ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, बेंगलोर के अंदर दिगंतारा रिसर्च टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली कुछ 5 प्राइवेट सैटेलाइट्स भी हैं जिनको इसरो की फैसिलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है, और 4 ऐसी सैटेलाइट हैं जिनको लॉन्च और अबॉर्ट किया गया है PSLV 651 के ऊपर में। अगर हम बात करें कि टाटा ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NSIL के साथ में। NSIL बेसिकली फ्रेंड्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, वो एक कॉमर्शियल आर्म है जो हमारे इसरो की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इसरो की। तो ये यूटिलाइज कर रहा है कैपेसिटी ऑन बोर्ड GSAT-24 जो इसरो के द्वारा बिल्ड किया गया है और उसको लॉन्च किया गया है एरियन स्पेस के द्वारा में। तो फ्रेंड्स ये हमको बेसिकली पता होना चाहिए कि अभी हमारे स्पेस से प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि हमारे इस टॉपिक के बारे में आगे, तो ये हमको हेल्प करेगा इकोसिस्टम को क्रिएट करने में। इंडिया के पास ह्यूज लीप इन द फील्ड है स्पेस या स्पेस इंडस्ट्री में, जो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। करंटली अगर हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करें, जिसके अंदर इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है वो कंट्रीब्यूशन है 2%, बट इंडिया के पास इतना कैपेसिटी है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता है 2040 तक 1 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूट करने का कैपेसिटी है। अगर हम बात करें इन स्पेस की, तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो प्रमोट करती है, ऑथराइज मॉनिटर एंड सुपरवाइज द स्पेस इनिशिएटिव ऑफ नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज जो हैं इंडिया की, उनको बेसिकली ये प्रमोट करती है। अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ की, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी नया स्पेस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है न्यू गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा में, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा में। जो अगर जो डिसीजन है इन स्पेस का वो फाइनल होगा, जो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इसरो के उनके ऊपर में लागू होगा। बेसिकली हम बात करें कि जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उन सेक्टर को अगर स्पेस के अंदर आना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या और भी कोई इशू हैं, तो वहाँ पे इन स्पेस ने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल है, बाइंडिंग होगा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उनको बेसिकली कोई सेपरेट यहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको बेसिकली अगर कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे स्पेस सेक्टर में, तो अगर इन स्पेस ने उनको परमिशन ग्रांट की है तो वो एनफ है उनके लिए। तो बाइंडिंग है बेसिकली इसका जो डिसीजन है इन स्पेस का। अगर हेडक्वार्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो अहमदाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, जो स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होगा, तो इसका बेसिकली जो एडवांटेज ये होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो ऑपरेशंस हैं वो लो कॉस्ट हो जाएंगे। उसका पीछे रीज़न ये है कि जैसे अभी कुछ अग्निकुल है जो चेन्नई में बेस एक स्पेस इनिशिएटिव है, एंड स्काई रूट है हैदराबाद के द्वारा, उनके द्वारा लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया गया है। तो बेसिकली हमारा जो कॉस्ट का जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होगा, कंटिन्यू रिड्यूस होगा। जो ओनली इसरो के ऊपर जो बर्डन है बेसिकली कोई भी कॉस्ट का, कोई भी ऑपरेशन को लॉन्च करने का, तो बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी होगा फ्रेंड्स इसके अंदर में। जैसे अभी हैदराबाद का जो बेस एक प्राइवेट इनिशिएटिव है ध्रुव के द्वारा में अभी हाईटेक सोलर पैनल्स को डेवलप किया गया है। इसके अलावा दिगंतारा है जिनके द्वारा में स्पेस के अंदर जो वेस्ट होता है, डेब्रीज होती हैं, उनको बेसिकली कलेक्ट करने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है। तो फर्स्ट इज अबाउट द लो कॉस्ट ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो हो जाएगा। इसकी वजह से हमको ये फ़ायदा मिलेगा, जिसके अंदर कुछ इनिशिएटिव है अग्निकूट, स्काई रूट, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा, नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा, स्पेस टूरिज्म, स्पेस डिप्लोमेसी जो ये वर्ड हैं, स्पेस डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। कभी इंडिया डिपेंड हुआ करता था 1975 में, हमने पहली सैटेलाइट हमने काफ़ी लेट लॉन्च की थी अगर हम और कंट्रीज़ के कंपैरिजन करें। पर प्रेजेंटली इंडिया ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी सैटेलाइट इंडियन जो लॉन्च व्हीकल हैं या इसरो के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, बिकॉज इसरो ने जो बेसिकली इमेज क्रिएट की है और स्पेस डिप्लोमेसी में जो हमारे नाइबर
कंट्रीज़ भी हैं, या अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी सैटेलाइट लॉन्च करने में जो इसरो का काफ़ी कंट्रीब्यूशन या रोल होता है, वो हमारी स्पेस डिप्लोमेसी में हमको हेल्प करता है फ्रेंड्स। इसके अलावा कल्चरल लिंकेज भी इन कंट्रीज़ के साथ में हमारा काफ़ी अच्छे गुड रिलेशंस भी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा जो टैलेंट है वो इसरो से बाहर हमारा है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो बेसिकली उस जो टैलेंट को हम यूज़ कर सकेंगे, हार्वेस्ट कर सकेंगे उस टैलेंट को इन्हीं प्राइवेट सेक्टर को जब जैसे हम अलाउ करते हैं। इसके अलावा अगर हम कंसर्न्स की बात करें कि प्राइवेट सेक्टर बेसिकली उनकी मोनोपोली का जो डोमिनेशन है वो हो जाएगा, तो ये एक मेनली कंसर्न है। नेशनल सिक्योरिटी है जो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में चली जाएगी। स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज स्पेस पे डिपेंड हैं। जैसे आज हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर भी फ्रेंड्स इसके स्पेस के ऊपर काफ़ी डिपेंड है। डिफेंस सेक्टर का भी काफ़ी डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि कौन से कंट्री की कहाँ पे क्या लोकेशन है, उनकी आर्म्स की कहाँ पे क्या लोकेशन है, तो इन सब के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स पॉलिसी बोटलनेक वाला जो इशू है वो कंटिन्यू हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में है, वो वाला इशू क्रिएट होगा प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से। और प्राइवेट सेक्टर बेसिकली बेनिफिट इंटरेस्ट होता है उनका, कि उनको हमेशा प्रॉफिट को गेन करना होता है। तो अगर उनको प्रॉफिट ना गेन हुआ तो हो सकता है कि वो इस सेक्टर को छोड़ के चले जाएँ। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, एक तो मोनोपोली का कंसर्न्स है, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, पॉलिसी का बोटलनेक वाला जो कंसर्न जो हमारा बेसिकली कंसर्न हर चीज़ के अंदर है हमारा, बिकॉज जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द हर चीज़ के अंदर में टू मच जो आउटपुट के ऊपर ध्यान ना देके हुए प्रोसेस के ऊपर कम्प्लीटली ध्यान देने से रिलेटेड जो हमारा रेड टेपिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर जो प्रॉफिट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं, प्रॉफिट गेन देयर मेन मोटिव, तो उसका जो इशू है वो भी एक काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। इसके अंदर में कंसर्न है हमारा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स NSIL की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये इसरो की पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कॉमर्शियल आर्म है इसरो की। ये स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ में कोलैबोरेट करती है, जिससे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के बिना कुछ इनोवेशन लाया जा सके टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में। एम्पावर्ड करता है ऑन ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल्स को, स्पेस असेट ऑफ द इसरो। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने ड्राफ्ट स्पेस कॉम पॉलिसी 2020 भी अभी ड्राफ्टिंग फेज में है, जिसके अंदर बेसिकली जो डिमांड है कि कम्युनिकेशन है, जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया को कंटिन्यू ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लिवरेज करना चाहिए, जिससे स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ कर सकें, स्टार्टअप्स को यूज कर सकें, ऐसे जो नई जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर में। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन का इंक्रीज से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो इन स्पेस वाले प्रोग्राम के अंदर बोला था कि प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारी स्पेस डिप्लोमेसी के लिए, इनोवेशंस के लिए। कुछ कंसर्न्स भी हैं उससे रिलेटेड। NSIL के बारे में हमको पता लगा, इन स्पेस के बारे में हमको पता लगा। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज अबाउट द लिक्विड यूरिया प्लांट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली यूरिया का जो लिक्विड फॉर्म में है वो प्लांट को अभी इनोग्रेट किया गया है, कलोल नाम की एक जगह है गुजरात में। अगर हम बात करें कि लिक्विड नैनो यूरिया जो प्लांट होता है एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जिसको इप्को बेसिकली हमारा वो इंस्टीट्यूट है जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वर्क करता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो फर्टिलाइज़र्स के प्लांट हैं वो कहाँ पे डेवलप हुए हैं। मैक्सिमम जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट गुजरात, राजस्थान, ये वो एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको गुजरात के अंदर ज़्यादा है वैसे। इसके बेसिक जो रीज़न ये है कि जो रिफाइनरी हैं, इसके अलावा जो हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया जाता है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, वो भी एक रीज़न है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपको बेसिकली जो अगर हम बात करें GS1 का जो हमारा पेपर है उसके अंदर आता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन हमको पता होनी चाहिए, जो GS1 के अंदर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हैं जो इंडिया में कहाँ डेवलप हुई हैं, फार्मा इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई हैं, शुगर केन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई हैं, इनके बारे में हमको बेसिकली पता होना चाहिए कि कहाँ डेवलप हुई हैं। और डेवलप होने के पीछे जो रीजन होते हैं 2-3 होते हैं फ्रेंड्स,
कैपिटल का कि पैसा वहाँ पे ज़्यादा था। सेकंड होता है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वाले वो है। अगर हम बात करें लेबर का भी एक इशू है। रॉ मटेरियल सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है बिहाइंड एवरी इंडस्ट्री का जो सेटअप से रिलेटेड कि कोई भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल, तो हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो वहाँ पे डेवलप हुई है। अभी रिसेंटली जो इफ़को के द्वारा भी एक फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो नया टाइप का फर्टिलाइज़र है लिक्विड यूरिया प्लांट उसका डेवलप किया गया है। ये केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है। नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के ऊपर इसको डेवलप किया गया है। नाइट्रोजन के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा जो 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं। ये वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है, जिसका बेसिकली यूरिया प्लांट की अगर हम बात करें, नैनो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो ये स्प्रे किया जाता है डायरेक्टली जो लीव्स होती हैं प्लांट की, और जो लीव्स के अंदर जो पोरस होते हैं, जो छेद होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर में बेसिकली उनके अंदर में ये चला जाता है, उनके द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो लिक्विड प्लांट को, लिक्विड इस यूरिया को। अगर इसके बेनिफिट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इंप्रूव करेगा एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को, रिड्यूस करेगा यूरिया का कंजप्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यूरिया का कंजप्शन जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारे अगर हम बात करें NP के रेशियो है जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, सॉरी नॉट वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट का जो राजस्थान है और वेस्टर्न यूपी है, तो इस वाले एरिया के अंदर जो NP और K का रेशियो है वो कंटिन्यू जो कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो गया है। जो बेसिकली जो NPK का आइडियल जो रेशियो होना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस हो गया है। तो उसके लिए बेसिकली इस न्यू टाइप ऑफ यूरिया को डेवलप किया गया है, लिक्विड यूरिया को। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये रिड्यूस कर देगा यूरिया का कंजप्शन। एफिशिएंसी ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया 85 to 95% है, 90% है अगर हम कंपैरिजन करें कन्वेंशनल यूरिया की। इसके अलावा ये रिड्यूस कर देगा यूरिया का इंपोर्ट भी, क्योंकि इंडिया जो सब्सिडी काफ़ी देता है। यूरिया कंटिन्यू यूज के अंदर होता है फ्रेंड्स। जब भी रबी जो क्रॉप होती है हमारी विंटर सीजन वाली, तो जब भी उसका हम सोइंग सीजन होता है उसी टाइम में यूरिया की जो क्राइसिस क्रिएट होती है लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर हम बात करें। इस साल भी जो कंटिन्यू कुछ वीडियोज़ ऐसे निकल के आए थे, गाँव के लोग जो यूरिया लेके जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो शो कर रहा है कि बेसिकली यूरिया के ऊपर कितने डिपेंड हैं। दूसरा ये भी शो करता है कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो क्राइसिस क्रिएट हो रही है वो शो करता है कि इंडिया के अंदर इसका बेसिकली इतना प्रोडक्शन नहीं है, ये बेसिकली हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर और भी यूरिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ किए थे, जैसे इसका जो इसका बैग होता है, प्लास्टिक बैग, उसका जो वेट है वो पहले 50 kg था, उसको रिड्यूस करके 45 किया गया। सेकेंड, नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो कन्वेंशनल यूरिया है उसका 25% ही यूज़ होता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें लिक्विड यूरिया की तो ये 80 to 90% यूज़ हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा ये यूरिया का इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा, जो बेसिकली हम कतर से, जो सऊदीज़ के कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। सब्सिडीज़ यहाँ पे रिड्यूस होंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होगा। रिड्यूस कर देगा सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन फ्रॉम द यूरिया से जो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, जो हमारे जो हम बेसिकली हम बोलें कि वेजिटेबल्स जो बाई प्रोडक्ट्स हैं फूड के हम जो खा रहे हैं जो खेत से रिलेटेड, तो हमारे जो ईटिंग हैबिट के अंदर भी यूरिया का जो हमारे कंजप्शन के अंदर जा रहा है तो उसको भी रिड्यूस करेगा फ्रेंड्स ये। तो लिक्विड यूरिया इस चीज़ से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें स्टील स्लैग की तो बेसिकली ये वो है कि जब मेट्रोलॉजी में जब बेसिकली हम मेटलर्जी के अंदर जब बेसिकली जब प्योर स्टील को अलग किया जा रहा होता है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसको सेपरेट किया जाता है मोल्टन स्टील से, इम्प्योरिटीज़ से, और फर्नेस के अंदर में, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये सॉइल की जो एसिडिटी है उसको करेक्ट कर देगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्लांट है सिलिकेट फर्टिलाइज़र है, ये सिलिकॉन टू द प्लानेट्स को प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है। जो स्टील स्लैग है, स्टील स्लैग बेसिकली बाई प्रोडक्ट होता है स्टील का, और स्टील मेकिंग प्रोसेस के टाइम ही ये प्रोड्यूस होता है। अगर अभी हम बात करें रिसेंटली ने मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड हाईवे अथॉरिटी वाली जो मिनिस्ट्री है, हाईवे जिनके द्वारा बनाना जिनका काम है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टील स्लैग को अभी रिसेंटली 6 लेन हाईवे बनाने में यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें सूरत के अंदर में, सूरत गुजरात के अंदर जो हाईवे बन रहा है वहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। 6 लेन
हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन में स्टील के स्लैग को यूज़ किया गया है। स्टील इंडस्ट्री में जो बेसिकली बाई प्रोडक्ट के रूप में बचता है और या इसको सेपरेट किया जाता है और ये बाकी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है क्योंकि एसिडिटी को कम करेगा वहाँ पे। इसके अलावा बात करें कि ये कैपेबल है सिलिकॉन प्लांट्स में भी यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड है। बेसिकली अभी यूरोप का 7वां कंट्री बनने वाला है फ्रांस इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए। इंडिया ने अभी इस अकॉर्ड को साइन नहीं किया है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि अपोलो जो बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अपोलो की जो सिस्टर थी उनका नाम था आर्तेमिस। तो आर्तेमिस जो बेसिकली उनका नाम था, उनकी ट्विन सिस्टर थी। तो ये नया एक लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसके थ्रू वहाँ पे मैन को वहाँ हम बात करें कि जो मून है वहाँ पे सेंड किया जाएगा। वहाँ पे इनका एक स्पेस बेस बनाने का भी प्रोग्राम है नासा के द्वारा। ये बेसिकली नासा का मिशन है कि लैंड कराना है ह्यूमन को लूनार सरफेस के ऊपर में 2024 तक। आर्टेमिस बेस कैंप का वहाँ इस्टेब्लिश करना है। गेटवे लूनार एक्सप्लोर टू रोबोट एंड द एस्ट्रोनॉट्स के लिए वहाँ पे बेसिकली एक गेटवे का डेवलपमेंट करना है। ये बेसिकली वहाँ पे लूनार से रिलेटेड है। अगर हम बात करें इंडिया के अगर मिशन की, तो चंद्रयान नाम का एक मिशन था, इंडिया का पहला मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन ने वहाँ पे बताया भी था कि चंद्रयान मिशन की अगर बात करें कि उसने बताया था कि जो मून है, मून का जो पोल्स वाला एरिया है वहाँ पे बेसिकली जो वाटर की अवेलेबिलिटी के चांसेस उन्होंने बताए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि अभी रिसेंटली आर्टेमिस मिशन लास्ट ईयर भी न्यूज़ के अंदर था कि जो मून है उसके यहाँ पे रस्टिंग हो रही है, मतलब जंग लगने के जो रीजन है उसके बारे में बताया गया था। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो मिशन है वो बेस है 1967 में एक ट्रीटी हुई थी, आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी वो ट्रीटी है जिसके अंदर पीसफुल यूज़ जो स्पेस का जो यूज़ है वो पीसफुल यूज़ करने के लिए रिलेटेड थी। तो उसी के ऊपर ये कम्प्लीटली बेस है। इसके अंदर बताया गया था कि जो स्पेस है उसका साइंटिफिक डाटाज हैं उसमें एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को शेयर किया जाएंगे, तो उसके ऊपर ये ट्रीटी है। तो उसी के ऊपर ये बेस है आर्टेमिस मिशन। इसको काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप की। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इसको साइन कर लिया है। यूके ने कर लिया है, जापान ने, कनाडा ने, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड ने भी इसको साइन किया है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको साइन कर लिया है। फ्रांस अभी नेक्स्ट कंट्री होगा जो इसको साइन करने वाला है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द आर्टेमिस मिशन। ये हमको पता होना चाहिए। बेसिकली अपोलो मिशन भी जो सेंड किया गया था स्पेस के अंदर में, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप से रिलेटेड है। तो अभी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसको इस्टेब्लिश किया गया है नैनीताल के अंदर एक जगह है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस से रिलेटेड, अराइज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है और ये जो स्पेस जहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है उसको देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस बोलते हैं। काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी सारे हमारे 2 या 3 ये थर्ड वाला टेलीस्कोप है जिसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है देवस्थली ऑब्जर्वेटरी कैंपस में। तो इंडिया, बेल्जियम एंड कनाडा के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये गैलेक्सीज़ को ऑब्जर्व करेगा, एस्ट्रॉइड्स को ऑब्जर्व करेगा, स्पेस डेब्रीज को वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। 4 मीटर का इसका डायमीटर है। अगर हम बात करें रोटेटिंग मिरर है जिसके थिन फिल्म ऑफ लिक्विड मरकरी से जिसको बनाया गया है। बेसिकली थ्रू आउट द 5 ईयर्स यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा स्पेस डेब्रीज को, गैलेक्सीज को, एस्ट्रॉइड्स को। बट ये हम बात करें कि मानसून सीजन के टाइम में ये यूज़ नहीं करेगा। उसका रीज़न है कि मानसून सीजन में जो ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन होती हैं उसकी वजह से ये यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जाएगा मानसून सीजन में, जून से अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में। और ये पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होगा, लार्जेस्ट है एशिया के अंदर में। और तीसरी ऑब्जर्वेटरी है जिसको डेवलप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप 2016 में था, फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप 2010 में था। तो इनको डेवलप किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें वेब 5.0 से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स हम बात करें कि जो वेब 5.0 है जो मोर एडवांस देन द वेब 4.0 अगर हम बात करें 1 था, वेब 1.0, 2.0, फिर 3.0 आया, फिर 4 आया और फिर 5 आया। तो 5 इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज है जिसके अंदर आप अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि आप
इंटरप्रेट जो इन्फॉर्मेशन करोगे उसको मोर कॉम्प्लेक्स लेवल पे, इमोशनली एंड लॉजिकली लेवल पे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेब 5.0। अगर हम अभी तक की जो वेब्स हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड बात करें तो वेब जो 1 थी वो रीड ओनली थी, स्टैटिक मोड में था। जैसे आप कोई भी स्क्रीन देखते हो उस पर आपको कुछ रीड करने के लिए मिलता है, सिर्फ वो रीड है और उसके अंदर आप राइट नहीं कर सकते कोई भी। ये एक पैसिव इंगेजमेंट का, इंटरनेट पे एक पैसिव इंगेजमेंट का सिस्टम है। स्टैटिक वेब पेज आपके सामने होता है। वेब 2.0 की अगर बात करें, रीड एंड राइट वाला है, जिसके थ्रू जो यूजर है वो कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। थर्ड वाला जो मोर एडवांस आएगा, जिसके अंदर रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। मशीन से के द्वारा कुछ फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है लाइक द ह्यूमंस। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि वेब 4.0 की अगर हम बात करें, ये ऑटोनोमस, प्रोएक्टिव एंड सेल्फ लर्निंग होता है, फुल मेच्योर लॉजिकल रीजनिंग टेक्नोलॉजी टाइप ये हुआ करता है। तो वेब 3.0 से काफ़ी मेच्योर है ये वेब 4.0। और अब जो 5 आएगा जिसके अंदर आप अपना डाटा और आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी हायर लेवल पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा वेब 5.0 के बारे में था। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। साइंस के हमने कुछ टॉपिक्स हैं, जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो जून, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो लास्ट वीक ऑफ जून में हुआ, न्यूज़ के अंदर था, तो हो सकता है कि उसको जुलाई वाले मंथ के अंदर कवर कर लिया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक से 5-7 जो टॉपिक जो साइंस से रिलेटेड थे, आप इन टॉपिक्स को रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। इसके अलावा आपको अगर ये डिस्कशन वीडियो अच्छा लगा तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।